यस, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैसिव वॉइस को पूरी तरह से। चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, लता एक गीत गाती है। यस, लता एक गीत गाती है। इस बात को एक दूसरे अंदाज में भी कहा जा सकता है। अब वो अंदाज क्या है? बात को कहने का तरीका, एक गीत लता के द्वारा गाया जाता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए, इतना तो आप बेसिकली जानते होंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। लेफ्ट हैंड पे जो मैंने लिखा है, लता एक गीत गाती है, और ये है हमारा पैसिव वॉइस। अब इसको एक्टिव और इसको पैसिव क्यों कहा जा रहा है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस। लता एक गीत गाती है। देखिए, काम को करने वाली तो दोनों सेंटेंसेस में लता है। गीत गाने वाला सब्जेक्ट जो है हमारा, जो काम करने वाला एजेंट है, वो लता है। लेकिन बात को कहने का तरीका अलग अलग है। तो पहले तरीके में लता को शुरू में लाया गया है और दूसरे तरीके में गीत को शुरू में लाया गया है। यही मेन फर्क है इसमें कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को, यानी काम को करने वाले को, सब्जेक्ट को दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, एजेंट भी कह देते हैं, काम को करने वाला। यहाँ पर सब्जेक्ट को एक्टिव रखा गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा गया है और सब्जेक्ट को पैसिव बना दिया गया है। एक तरह से एक साधन के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि उसने मिक्सर के द्वारा जूस बनाया। तो मिक्सर के द्वारा, मिक्सर तो एक मशीन है, तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को भी एक वस्तु बना दिया गया है और गीत पे यानी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारा जो सीक्वेंस था एक्टिव वॉइस में, देखिए अभी तक हमने जो भी सेंटेंस पढ़े हैं वो एक्टिव वॉइस वाले पढ़े हैं। तो सीक्वेंस था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये देखिए, हिंदी में भी सीक्वेंस बदल गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब ये लास्ट में। तो ये होता है फ़र्क। अब इसको एक और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे हम सेंटेंस को कि ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लता शुरू में आया है और लता पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब इस पे हम गौर करते हैं, एक गीत लता के द्वारा। थोड़ी देर के लिए इसमें लता के द्वारा हटा देते हैं यहाँ से। यस, एक गीत गाया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि गीत खुद तो गाया नहीं जाएगा, ना ही गीत कोई मनुष्य है जो कोई काम कर ले खुद। ये गीत आपसे आके कह दे कि भाई ज़रा मुझे गा दो। तो यहाँ ये वाली पॉइंट समझने की चीज़ है। जब भी कोई निर्जीव वस्तु या ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, कर्म को प्रधानता दी जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो पैसिव वॉइस है। गीत गाया जाता है, किसी न किसी के द्वारा तो गाया जाता होगा, उसका चाहे नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन गीत खुद नहीं गाया जाएगा। जब भी आपको किसी वाक्य में ऐसा लगे कि वह काम खुद नहीं होगा बल्कि कोई ना कोई कर रहा होगा, जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, या स्वाभाविक रूप से उसका नाम सब जानते हैं, मतलब अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब एक और दूसरा तरीका इसको समझने का, मान लीजिए इसी बात को, लता एक गीत गाती है, हम बिना लता के कहने की कोशिश करते हैं। एक गीत गाती है कहेंगे, मतलब हमने सब्जेक्ट को उड़ा दिया। सब्जेक्ट का हमें मान लीजिए पता ही नहीं कि कौन गीत गा रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूँ। अच्छा, यस, एक गीत गाती है। तो देखिए ये बात पूरी नहीं हुई, वाक्य पूरा नहीं हुआ। फौरन सवाल आ रहा है कि कौन गीत गा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर, यानी जो हमारा फॉर्मल तरीका जो हमने अब तक सीखा है एक्टिव वॉइस, उसमें हम बिना सब्जेक्ट के कोई बात पूरी नहीं कर सकते। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हम कह सकते हैं, कैसे, एक गीत गाया जाता है।
तो एक ये भी मकसद हुआ इसका पैसिव वॉइस का, कि पैसिव वॉइस के थ्रू हम, यानी पैसिव वॉइस के ज़रिए हम बात को बिना सब्जेक्ट के पूरी तरह कह सकते हैं। ये एक मुकम्मल वाक्य है, एक मुकम्मल बात है, इससे पूरा भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन इससे एक गीत गाती है से पूरा भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये होता है पैसिव वॉइस। अब पैसिव के शब्द से क्या मतलब होता है, इससे समझ लेते हैं। पैसिव के मायने होते हैं निष्क्रिय के, निष्क्रिय, और वॉइस माने बात को कहने का तरीका। तो अब हमें ये पता चल चुका कि बात को कहने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब कब होता है, क्यों इसका वजूद है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली हम पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। मतलब पैसिव वॉइस ज़्यादा बोली जाती है। ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ये भी पैसिव वॉइस है। क्या बोला? पैसिव वॉइस ज़्यादातर बोली जाती है। पैसिव वॉइस ज़्यादातर बोली जाती है, यानी हम अपनी बात को कहने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। अब कहाँ कहाँ करते हैं ये अभी दूसरी शीट पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी सेंटेंस में हम ध्यान दें, अगर पैसिव वॉइस ज़्यादातर बोली जाती है तो पैसिव वॉइस खुद तो बोली नहीं जाएगी, कोई ना कोई उसको बोलने वाला होगा। बनाने का तरीका वगैरह और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये अभी समझते हैं हम। पहले हम एक छोटा सा एक फॉर्मेट अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में वाक्य के अंदर संरचना में क्या फ़र्क होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर ACTIV, एक्टिव VOIC। एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सीक्वेंस था, पहले सब्जेक्ट आता था और फिर वर्ब, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की फॉर्म भी अलग लगती है। लेकिन यहाँ पर एक में बस सीधा सीधा लिख रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता था। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर आप ध्यान से ऊपर अगर देखेंगे तो पहले आएगा हमारा, मैं इनको इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले एक बार, तब आपको समझ में आएगा। हालांकि ये हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस है, इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वही जो था। क्या था? एक गीत लता के द्वारा गाया जाता है। पहचान बिल्कुल आसान है। जब भी ऑब्जेक्ट को शुरू में लाकर बात कही जाएगी तब आप फौरन समझ जाएंगे कि वो काम ऑब्जेक्ट तो करेगा नहीं, काम तो सब्जेक्ट करता है, सिर्फ बात को घुमा के कहा जा रहा है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते थे? लता, अच्छा हिंदी इस तरह से आओगे, तुम नहीं जानते कि मेरा नाम भी सरताज है। यस, लता सिंग्स अ सॉन्ग, और यहाँ पर आ जाएगा अ सॉन्ग, फिर हिंदी, अ सॉन्ग इज संग बाय लता। अब इसकी संरचना पे, बनाने के तरीके पे हम अभी बात करेंगे, फिलहाल मैंने लिख दिया है। ये इंडेफिनिट वाली पैसिव है, इसी तरह से कंटिन्यूअस की पैसिव अलग तरीके से बनेगी, आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल हमें बताना है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की कुछ ना कुछ तो उसमें खिचड़ी बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, सड़ा हुआ टमाटर। गाया हुआ गीत, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा बाई लगा करके। बाई का मतलब के द्वारा। देखिए हमने बीच में पहले प्रीपोजिशन पढ़ाई है, इसीलिए बाई के साथ में हम सब्जेक्ट को आखिर में एक मशीन के रूप में बनाकर डाल देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, इसीलिए इसका नाम है निष्क्रिय वाच्य, यानी
कर्म प्रधान वाच्य, यानी एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता प्रधान वाच्य। कर्ता प्रधान यानी इसमें जो प्रधानता होती है वो कर्ता की होती है, यानी कर्ता पे सीधे सीधे बात की जाती है कि लता एक गीत गाती है। स्पष्ट रूप से बता दिया कि काम को करने वाली लता है, लता एक गीत गाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं कर्ता प्रधान वाच्य। और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्म प्रधान वाच्य। यस, तो हमारे कर्ता प्रधान वाच्य में यानी एक्टिव वॉइस में वॉइस बात को कहने का तरीका, वॉइस माने आवाज़ होता है, साउंड माने भी आवाज़ होता है, साउंड माने शोर होता है, लेकिन वॉइस माने हमारे मनुष्य की ज़बान से निकलने वाली आवाज़ को वॉइस कहते हैं। तो यानी एक्टिव वॉइस में हमारा तरीका हुआ, अगर हम सब्जेक्ट को एक मान लें पहले नंबर पे और वर्ब को दूसरे नंबर पे और ऑब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे, तो हमारा सीक्वेंस हुआ 1 2 3। अब उसी 1 2 3 को देखिए, हमने सीधा सीधा वाक्य यानी एक्टिव वॉइस तो हमसे बनानी आती है सभी वाक्यों की। 1 2 3 सीधा खड़ा होना तो हमने सीख लिया, अब हम उल्टा लटकने की प्रैक्टिस करेंगे। अब बात ये आती है कि चलिए बाद में बात करते हैं। 3 यानी ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था वो शुरू में लाएंगे, 3 वर्ब अपनी जगह पे रहेगी और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ 1 2 3 को क्या बनाना है? 3 2 1 बनाना है। अब कौन से वाक्य की कैसे बनेगी उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है? 1 2 3 को 3 2 1 बनाना है। तो अब इसके इस्तेमाल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 यूज़ इसके ख़ास तौर से पैसिव वॉइस के होते हैं। 4 परिस्थितियों में पैसिव वॉइस से ही काम चलेगा। एक बात तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे, पहली वाली, जब कर्ता का पता ना हो, यानी काम को करने वाले का ही पता ना हो, जब कर्ता का आपको पता ही नहीं हो कि वो काम किया किसने है, या उसका नाम बताना ज़रूरी ना हो। नाम बताना ज़रूरी ना होगा मतलब मसलन हमारी किसी काम को करने वाले से लड़ाई हो गई हो, हम उसका नाम तक नहीं लेना चाह रहे हों या ज़रूरी ना समझते हों। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उसी के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जब कर्ता का पता ना हो या उसका नाम बताना ज़रूरी ना समझते हों या स्वाभाविक रूप से सबको पता हो कि वो काम किसने किया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस फॉर्म में लिखे हैं ये सेंटेंस, अब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, मतलब बदलेंगे। अभी हिंदी में ही करा रहा हूँ मैं, तरीका इंग्लिश वाला भी बताएंगे। दीदी खाना बना रही हैं। अब मान लीजिए बिना दीदी के इस बात को कहना है और पैसिव वॉइस में कहना है। दूसरे, खाना बन रहा है। ये देखिए, अब बिना दीदी शब्द के खाना बन रहा है, तो आप फौरन समझ जाइए कि खाना खुद नहीं बनता है, बनाया जाता है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस है तो कंटिन्यूस के तरीके से बनाएंगे। इसी तरह से जैसे यह चर्च जॉन ने 1815 में बनाया था। अब मान लीजिए हमें ये ना पता हो कि किसने बनाया था, तो जनरली आप किसी ऐतिहासिक स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि यह चर्च 1815 में बनाया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। अक्सर हम हिस्ट्री के अंदर ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें अगर हमें बनाने वाले का ना पता हो, सिर्फ ये पता हो कि वो चीज़ कब बनी थी, तो हम सीधा सीधा यही कह देते हैं कि ये चर्च 1815 में बनाया गया। तो अब इस पे गौर करें आप, क्या कोई चर्च या कोई मस्जिद या कोई स्कूल खुद ब खुद बन जाएगा? किसी न किसी ने बनवाया होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में इस बात को कहा जा सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में आप कहें इस बात को, मान लीजिए ऊपर वाली बात को कहें, जैसे अभी मैं पीछे कह रहा था, एक्टिव वॉइस में मान लीजिए यहाँ से हमने खाना बनाने वाले को हटा दिया, खाना बना रही हैं,
तो ये एक नामुकम्मल बात है, एक अधूरी बात है, सेंस पूरा नहीं हो रहा है, बात सामने वाले तक पूरी तरह पहुंच नहीं रही है, बात अधूरी रह गई, गुजारा नहीं हो सकता। खाना बना रही है, अधूरी बात है, लेकिन अब हम इसको कहते हैं खाना बन रहा है। तो पैसिव वॉइस में बात को बिना सब्जेक्ट के आसानी से कहा जा सकता है। तीसरा, जैसे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई गिरफ्तार होगा तो उसे पुलिस ही गिरफ्तार करती है। किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, हर जगह यही एक नियम है। वह गिरफ्तार हो गया। वह गिरफ्तार हो गया। तो जनरली जब हम बात को देखिए, हमारे कितने शब्द बच रहे हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, कितने शब्द हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं, लेकिन हमने कितने शब्दों में बात कह दी? तो हमारा पेपर बचा, ब्लैक बोर्ड बचा, हमारा कंप्यूटर कम घिस रहा है, और एनर्जी बची। अक्सर करके जब भी आप न्यूज़ में सुनेंगे तो ज़्यादातर पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल होता है। जैसे भूकंप से तमाम लोग मारे गए, वह गिरफ्तार हो गया। तो अब गिरफ्तार होने में स्वाभाविक बात है कि पुलिस ही पकड़ेगी। तो जब पहली स्थिति कौन सी हो गई? जब हमें कर्ता का पता ना हो या हम कर्ता का नाम बताना ज़रूरी ना समझते हो, उससे हमारी लड़ाई हो गई हो, या फिर स्वाभाविक रूप से हमें पता हो कि ये काम कौन कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? बात में अधिक विनम्रता लाने के लिए। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं अभी दूंगा। तुमने कार साफ नहीं की। अगर आप किसी से बोलेंगे तुमने कार साफ नहीं की, तो इसमें ज़्यादा विनम्रता है या जो अब मैं लिख रहा हूं उसमें ज़्यादा विनम्रता है? कार साफ नहीं हुई, यानी बात में पोलाइटनेस लाने के लिए, थोड़ी नरमी लाने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ईमानदारी से अगर सोचेंगे, तो क्या दोनों में कौन सी बात ज़्यादा नरम लग रही है? विनम्रता किस में लग रही है? तुमने कार साफ नहीं की, ऐसा लग रहा है हम किसी पे तोहमत लगा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में ये बात कह दें, सामने वाले पे लांछन ना लगाते हुए, उंगली ना उठाते हुए, तो हम कहेंगे कार साफ नहीं हुई। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल मेरे तरीके वाला। मान लीजिए आप स्कूल से घर आते हैं, तो घर आकर बोलते हैं मम्मी तुमने खाना नहीं बनाया। तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा सुनने वाले को। अब वो चूँकि मम्मी है तो हो सकता है थप्पड़ भी लग जाए। तो उसको अगर हम पैसिव वॉइस में कहेंगे कि अभी तक खाना नहीं बना है, तो वो थोड़ा सा विनम्र लग रहा है और उससे हम थप्पड़ से भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह से तीसरी स्थिति आती है जब कर्ता से ज़्यादा कार्य का महत्व हो। जैसे कोरोना ने काफ़ी लोगों को मार दिया। इस बात को जब भी आप कभी न्यूज़ में सुनेंगे तो पैसिव वॉइस में ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काफ़ी लोग कोरोना से मारे गए। ठीक है, यानी जब कर्ता से ज्यादा कार्य पे महत्व हो। अब यहां देखिए, लोगों के मरने पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। किस वजह से मरे, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। या जैसे भूकंप से जो है बहुत लोग मारे गए, तो न्यूज़ में आप जब भी सुनेंगे तो आप वो सीधा सीधा बोलेंगे काफ़ी लोग भूकंप में मारे गए। महारानी ने पुस्तकालय बनवाया। तो देखिए, जब कर्ता पर जोर देना हो, चौथी स्थिति, या कर्ता को श्रेय देना हो, क्रेडिट देना हो जैसे किसी चीज़ का, तो उसमें भी हम पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे महारानी ने पुस्तकालय बनवाया, इसकी बजाय हम इस्तेमाल करते हैं क्या? पैसिव वॉइस ही लगाते हैं। यह पुस्तकालय, एक तो ये फॉर्मेट नहीं बदला गया, हम क्या बोलते हैं? यह पुस्तकालय महारानी के द्वारा
तो यहाँ पर एक तरह से आप फील करेंगे कि इसमें महारानी को श्रेय दिया जा रहा है कि यह पुस्तकालय महारानी के द्वारा बनवाया गया। दिस लाइब्रेरी इज बिल्ट बाय द क्वीन। तो ये चार अलग अलग स्थितियाँ, चार अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, सामने वाले को अजीब भी नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर खाना बना रही हैं, ये कंटिन्यूअस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। यस, नीचे आ जाते हैं। ये मैंने पूरी दोजक यहाँ पर बना रखी है पहले से ही ताकि समझ में आ जाए। और देखिए एक्टिव वॉइस वाले पोर्शन को हमने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, रंग बदल दिया है, क्योंकि वो गई गुजरी बातें हैं। जैसे हम देखते हैं किसी स्टोरी को क्या होता है, जब कोई पिछली बातें दोहराई जाती हैं उसमें तो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट कंडीशन में दिखा दिया जाता है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया, रंग बदल दिया एक्टिव वॉइस का। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं इंडेफिनिट पे। जो हमने सेक्वेंसली एक्टिव वॉइस पढ़ी हैं, यानी जो कुछ हमने सेंटेंस के प्रकार अब तक पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस थे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम, लता एक गीत गाती है। एक्टिव वॉइस पे देखिए मैं अफर्मेटिव वगैरह बनाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें क्योंकि रायता काफ़ी लंबा फैल जाएगा, यानी वीडियो लंबी होती जाएगी। तो देखिए लता एक गीत गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए नंबर एक इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, और ये जो नीचे येलो हो रहा है, तो हट जाए यार, ये नीचे येलो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस के फ्यूचर की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी तरह से परफेक्ट के फ्यूचर की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो पैसिव वॉइस बनती नहीं है। तो हम इन्हें एक एक करके थोड़ा सा कवर करेंगे, मैं बीच में स्किप करूँगा, यानी निगेटिव और इंटरोगेटिव को आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तरीका वही होता है, नोट जो है हमेशा दो हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएगा। तो लता एक गीत गाती है, लता सिंग्स ए सॉन्ग। अब इसका हमने पैसिव वॉइस हिंदी में बनाया पहले, एक गीत लता के द्वारा गाया जाता है। तो इसको हमने, जो हमारा सीक्वेंस है, देखिए आप इसी से इसकी विधि समझ लीजिएगा, अलग से मैं टेबल नहीं बनाऊंगा। बस अ सॉन्ग, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय लता, यानी इंडेफिनिट में क्या होगा, इंडेफिनिट में तरीका ये रहा कि पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद इज एम आर का इस्तेमाल होता है और उसके साथ में लगती है पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बात तय हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पास्ट टेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसी तरह से फ्यूचर वाले में आ जाएगी विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक एक करके काम करते हैं। इसी तरह से आप निगेटिव बना देंगे, सेम यही मैंने जो अभी डिलीट किया है। एक गीत लता के द्वारा नहीं गाया जाता, तो इसके लिए अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई लता। ये आप बना करके देखेंगे, मैं सबका अफर्मेटिव बना रहा हूँ। तो पास्ट में चलते हैं, पास्ट में क्या होगा, ये वाला, लता ने एक गीत गाया, मैंने गया लिख दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एक गीत लता के द्वारा गाया गया। पास्ट टेंस की बात है ना। अ सॉन्ग वाज, अब आपको पता चल रहा होगा कि आखिर इज एम आर और वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है सेंटेंस में। आपने देखा था, आप उन चीज़ों से गुजरे हैं, देखा था प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज में वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी, तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस थे सब। यानी जब भी कोई निर्जीव चीज़ यानी ऑब्जेक्ट को शुरू में ला करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कुछ कहा जा रहा है तो समझ लीजिए वो पैसिव वॉइस है। संग बाई लता,
लता को कहाँ फेंक दिया, बिल्कुल लास्ट में, सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल लास्ट में चला गया। इसी तरह से हम अब बनाएंगे फ्यूचर का अफर्मेटिव, ये वाला, ये जो बीच में हमने स्किप कर दिए हैं ये आप बनाएंगे। लता एक गीत गाएगी, तो एक गीत लता के द्वारा गाया जाएगा। अब इसको बनाएंगे, अ सॉन्ग विल बी, देखिए लता हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है और ये इसके साथ जाहिर सी बात है लता का काम गाने का है, तो आप ये ना समझ बैठें कि हम कोई गीत गाना सिखा रहे हैं, सिखाते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ लिया गया है शुरू से अभी तक, ताकि आपको सीधे सीधे बात समझ में आती रहे। सॉन्ग विल बी संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। संग बाई लता, लता को बड़े एल से लिखें लता, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, हम आते हैं कंटिन्यूस में। यस, तो कंटिन्यूस में हाँ यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये देखिए इधर ये नंबर 2 पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में बस प्रेजेंट और पास्ट की पैसिवाइज बनेगी। तो कंटिन्यूस में हम लता एक गीत गा रही है, इसको कैसे कहेंगे पैसिवाइज में, एक गीत लता के द्वारा गाया जाता है, सॉरी गाया जा रहा है। ठीक है, a song is being sung, इस MR के साथ being और लगेगा इसमें, ये ध्यान रखें, is being sung by लता। इसी तरह से अब हम बस ये 2 आप बनाएंगे और पास्ट वाले में आ जाएंगे। जाहिर सी बात है इसके बाद नोट लग जाएगा निगेटिव में। पास्ट वाले का अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसकी बजाय वाज लग जाएगा वहाँ पे, वाज बीइंग। जैसे है लता एक गीत गा रही थी, तो एक गीत लता के द्वारा गाया जा रहा था। A song was sung, सॉरी वाज के बाद बीइंग लगाएंगे, BEING, sung by लता। कंटिन्यूस में इज MR के साथ बीइंग और लग जाता है बस। फ्यूचर की कंटिन्यूस होती नहीं है, एक तो हम निकम्मे और ऊपर से काम कम करने के लिए मिल रहा है, कोई बात नहीं। परफेक्ट में आते हैं, इसमें भी प्रेजेंट और पास्ट की होती है सिर्फ। जैसे लता एक गीत, हाँ गीत ही गायब है, शाबाश, गा चुकी है, तो एक गीत लता के द्वारा, अरे यार ये क्या हो रहा, द्वारा गाया जा चुका है। ठीक है, यह एक गीत गा लिया गया है, यह एक गीत गा के रखा गया है। तो बहरहाल इसमें क्या होता है, अ सॉन्ग हैज़ बीन, जो हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाते थे वो यहाँ पर लगेगा, हैज़ बीन संग बाई लता। इसमें हैज़ बीन लग जाता है, यानी एक्टिव वॉइस में आप हैज़ संग लगाते थे, यहाँ हैज़ बीन संग हो जाएगा। इसी तरह से इसका मैं सीधा पास्ट वाला बता रहा हूँ। जैसे ये है, एक लता एक गीत गा चुकी थी, तो एक गीत लता के द्वारा, ये अक्षय जो है 2 के पास में ही है तो ये बार बार ये हो जाता है, द्वारा गाया जा चुका था। एक गीत लता के द्वारा गाया जा चुका था। बहरहाल a song was, sorry, had, a song had been sung by लता। समझ रहे हैं आप? निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। ये हो गया हमारा परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस होती नहीं है।
अब आ जाते हैं मॉडल एक्सिलरीज में, जैसे शुड वाले सेंटेंस थे उनकी पैसिवाइज भी बनानी पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ती है। लता को एक गीत गाना चाहिए, तो हम जनरली क्या बोलेंगे, मॉडल एक्सिलरीज के सेंटेंस पढ़े हैं, लता शुड सिंग अ सॉन्ग, तो इसकी पैसिवाइज बनानी पड़ेगी, जैसे अ सॉन्ग, एक गीत। पहले हिंदी में बनाते हैं, एक गीत। देखिए इस तरह से आपको बुक में नहीं मिलेगा, पहले हिंदी में समझाया जा रहा है हर बात को, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा है। सीधा सीधा जो है थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को बताया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। एक गीत लता के द्वारा गाया जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे अ सॉन्ग शुड बी, बस शुड के बाद बी लगा देंगे, शुड बी संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिवाइज में, जो परफेक्ट में लगती थी। बस हेल्पिंग वर्ब का आप ध्यान रखें कहाँ कौन सी लग रही है। अ सॉन्ग शुड बी संग बाय लता। इसी तरह से जैसे हैव टू वाली, हैज़ टू वाली वर्ब का हमने इस्तेमाल करके बनाया था, पढ़ेगा, पढ़ेगी, लता को एक गीत गाना पड़ेगा, तो लता हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग, इसमें भी बस हैव टू के बाद बी लगा देंगे, अ सॉन्ग हैव टू हो जाएगा, हैव टू बी संग बाय लता। तो ये सभी प्रकार के हमने पैसिवाइज को किस तरह से बनाया जाता है ये बता दिया गया है। जनरली जब आप आगे चल के पढ़ेंगे या लिटरेचर की बुक को पढ़ते हैं तो अक्सर आपको पैसिवाइज का इस्तेमाल करने को मिलता है, और हमने बीच बीच में बताया भी था कि इज एम आर के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो वो पैसिवाइज था। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है पैसिवाइज के बारे में, और एक्सरसाइज इसकी ग्रुप पे वैसे डाल दी जाएगी PDF में, वो आप करके देखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।